नमस्ते। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य प्रातः काल के 6:30 के लाइव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आप यहाँ सीखेंगे कि योग अपनाएं, कोरोना भगाएं या कोरोना भगाएं। कोरोना का मतलब होता है दुर्बलता, कोरोना का मतलब होता है विषाणु, कोरोना का मतलब होता है जितने भी साल में विषाणु अपने प्रभाव को छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ेगा। दुर्बल व्यक्ति है, भीतर से दुर्बल है, तो कैसे अंदर से मजबूत बना जाए वो सारे आज कार्य देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम देखेंगे मंत्र पाठ के साथ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सर्वप्रथम खड़े होने वाले अभ्यासों को हम कर रहे हैं। खड़े होने वाली प्रैक्टिस में सबसे पहला अभ्यास है यौगिक जॉगिंग का 7वां पोस्चर, जो कि यौगिक जॉगिंग हमने 2 बार आपको सिखाई, दोनों बार हमने 12 पोस्चर सिखाए। तो जिसमें 7वां नंबर जो अभ्यास है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे, श्वास पूरा भरेंगे और श्वास भरने के बाद ऐसे पीछे जाएंगे बिना घुटनों को मोड़े, अधिकतम पीछे, और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ज़्यादा समय रुकने की कोशिश करेंगे। फिर से आज के कार्यक्रम में हम जल नीति का अभ्यास सीखेंगे, सूत्र नीति भी सीखेंगे। आगे के कार्यक्रमों में हम कुंजल क्रिया भी सीखेंगे। आप सबने देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के जो पीएस हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपना के खुद को भी और अपनी पत्नी को भी ठीक किया, और बहुत उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे हमें पता लगता है। कल उनका टेलीविज़न पर भी आया था, मुख्यमंत्री जी को बता रहे थे कि हम हर आम आदमी को ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपना करके अपने आप को बचाना चाहिए। जब आपातकालीन हो जाए तब अलग बात है, बाकी कोरोना के 90 to 95% लोग इन्हीं चीज़ों से ठीक हो रहे हैं। इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और योग अपनाएं, अपनी शक्ति बढ़ाएं और कोरोना भगाएं। ये नारा हमें पता होना चाहिए। अब हम करेंगे कोण आसन। दोनों हाथों को ऐसे रख देते हैं, लगा देते, चिपका देते। श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर, श्वास पूरा खाली करेंगे और एक और ऐसे लगा देंगे, कान से सटा के सामने की तरफ, और आंखें सामने, दृष्टि सामने। वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी के सुखों का वही उपभोग कर सकता है। श्वास भरते वापस आ जाए। जो वीर है, जो मजबूत है, जो उत्साहवान है, जो ऊर्जावान है और जो स्वस्थ है, जो बुद्धि से समृद्ध और स्वस्थ है, जो शरीर से स्वस्थ है, जो मन से स्वस्थ है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। कह रहे हैं महर्षि सुश्रुत, कह रहे हैं आयुर्वेद में कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? समदोष है, जिसके त्रिदोष समान हो, बिल्कुल सम हो। वात पित्त कफ, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये कुछ मिलती जुलती इससे चीजें हैं अंग्रेजी भाषा। बाकी ये वात पित्त कफ हमारे सम होने चाहिए, इनमें दोष नहीं आए। स्वयं त्रिदोष है, इनके बिगड़ने से, इनके कम और इनके ज्यादा होने से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। समदोष है, त्रिदोष हमारे सम हो, सम
समाग्निश्चय, शरीर में अग्नियां हमारी सम होनी चाहिए। 13 प्रकार की अग्नियां, पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि और एक जठराग्नि। समदोष है, समाग्निश्चय, अग्नियां हमारी सम होनी चाहिए। ये हमने 3-3 बार दोनों तरफ से कोण आसन का अभ्यास किया और उसके बाद हम पूरा श्वास बाहर छोड़ करके कट्टी चक्रासन करेंगे। पूरा समेट देंगे राइट साइड में, हथेलियों को अधिकतम पूरा लगाएं। समाग्निश्चय, समधातु मलक्रिय, हमारे शरीर में सप्त धातुओं का संचय होता है और वही इन्हीं से हमारा शरीर बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस हमारा अच्छा होगा, भोजन अच्छे ढंग से चबा चबा के खाएंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा काम करेगा। रस हमारा, लार अच्छी बनेगी तो पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। रक्त, हमारा ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो तभी होगा जब रक्त अच्छा बनेगा। तो अच्छी चीज़ें खाएं, सही समय पर खाएं, चबा चबा कर खाएं तो रस के बाद रक्त वाला सिस्टम भी अच्छा बना रहेगा। हीमोग्लोबिन हमारा अच्छा बनेगा। रक्त ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा मोटा होगा। श्वास पूरा बाहर और पीछे घूम करके वहीं रुक जाए। मांस, रक्त के बाद मांस बनेगा। फिर मेद, जिसको चर्बी कहते हैं, वो भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा एक्सेस तो बड़ा नुकसान वाली है। मांस के बाद मेद भी होना चाहिए क्योंकि हमारी मांसपेशियों की रक्षा इसी से होती है। अस्थि, फिर शरीर में हड्डी, हड्डी की बारी आती है, हड्डी को पोषण मिलता है। और फिर मज्जा, बोन मैरो, और फिर शुक्र, जो 7वीं धातु सबसे महत्वपूर्ण है, उसको भी अच्छा रखना पड़ता है, वो सुरक्षित रखनी पड़ती है शरीर में। समधातु, ये सप्त धातुओं की बात करें। मलक्रिय है, मलक्रिय यानी पहले इसको कमर को गोल गोल घुमाएं, श्वास भरते छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास। चेहरे पर तनाव न रखें, प्रसन्नता रखें। मलक्रिय है, हमारी विसर्जन की क्रियाएं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटा सिस्टम हमारा अच्छा काम करे, ये बहुत आवश्यक है। उत्सर्जन तंत्र हमारा अच्छे ढंग से काम करे। रोज सुबह आपको मल मूत्र का विसर्जन सहजता से हो जाए, फिर सायंकाल में भी एक बार हो जाए। तो स्वस्थ व्यक्ति को 2 बार शौच जाना चाहिए। 3 बार जा रहा है तो वो बीमार है, 4 बार जा रहा है या अधिक बार जा रहा है तो बीमार है, और 1 बार जा रहा है तो भी उसको ठीक होने की आवश्यकता है, और 1 बार भी नहीं जा रहा तो भी बीमार, तो बहुत बीमार है। तो 2 बार शौच से निवृत्त होकर के आए। घुटनों को ऐसे चलाएं, दोनों को पास में रखें, पैरों को, श्वास भरते छोड़ते, लंबे लंबे श्वास। तो समधातु मलक्रिय है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारी इंद्रियां ये सब प्रसन्न होने चाहिए। स्वस्थ इति अभिधीयते, स्वस्थ व्यक्ति इसी को कहते हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा कह रहे हैं आयुर्वेद में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति किसको कहते हैं, और वो इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो स्वस्थ की परिभाषा में पता लग जाती है। हमारे साथ में स्वामी न्यूज़ के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जया जी, ऋतु जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन। इस कार्यक्रम को आप देखते हैं प्रतिदिन और इसको देख करके आप योगाभ्यास करते हैं। दोनों तरफ से हमने घुटनों को घुमाया। आज हम कोरोना की मुक्ति के लिए, क्योंकि ये 2 रास्तों से अंदर जाता है, एक जाता है नाक से और एक जाता है मुंह से। नाक से लंग्स में पहुंच जाता है और मुंह से भी लंग्स में पहुंचने की संभावना रहती है, क्योंकि अंदर से रास्ता जुड़ा हुआ है और मुंह से अंदर पेट में भी चला जाता है। तो इनको निकालने के लिए इनके रास्तों को शुद्ध करना पड़ेगा, और इनके रास्तों को शुद्ध करने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा? वो अपनाने की जो चीज़ है वो है जल नेति। तो हम जल नेति का एक अभ्यास करेंगे। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। जल नेति के लिए पात्र हमें क्या क्या चाहिए हम देख रहे हैं। जल नेति, जल नेति के लिए हमें आवश्यक वस्तुएं क्या चाहिए होती? एक तो जल नेति का पात्र चाहिए होगा, और उसमें आपको गुनगुना पानी चाहिए होगा,
और गुनगुने पानी में सेंधा नमक होना चाहिए। सेंधा नमक हमें डालना है। सुनील जी धन्यवाद। मुदगल जी, जल नेति का अभ्यास हमारे ईएनटी सिस्टम को अच्छा बनाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देता है। किसी प्रकार का कोई वायरस अंदर हमारे अपना पनप नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, हमारे लंग्स को इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। ये हमें ध्यान रखने की बात है। बहुत आवश्यक रूप से हमें जल नेति का अभ्यास करना ही करना है, क्योंकि जल नेति का अभ्यास करने से हमारे अंदर नासिका की शुद्धि, हमारे लंग्स के सारे रास्ते की शुद्धि हो जाती है। तो जल नेति के अभ्यास के लिए ऐसे हमने एक जल नेति का पात्र ले लिया, उसमें जल को भर लिया और गुनगुने जल को भरा, और उसके अलावा उसमें सेंधा नमक भी डाल दिया और अच्छे ढंग से उसको मिला दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, थोड़ा सा खारा हो जाए। फिर अपने नासिका के एक छिद्र में पहले इसको जल नेति के पात्र को पकड़ते हैं, और पकड़ने की ये विधि है, ये देखें ऐसे पकड़ लिया जाता है, और राइट साइड में सबसे पहले हम इसको डालते हैं नासिका में, और दूसरे हाथ को फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक घुटने पर अथवा पीछे रख लेते हैं, और थोड़ी सी गर्दन मोड़ते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और मुंह खोल के रखते हैं। श्वास को मुंह से ही लेते हैं या श्वास को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, ऐसे लगाते हैं, और थोड़ी देर के बाद ये दूसरी नासिका से ऐसे धार बहने लगती है। और जब ऐसा होने लगता है तो ये जल नेति आपकी हो गई। सामने भी देखते हुए रहते हैं, जिससे कि हमें पूरा कभी गर्दन ज़्यादा न मुड़ने पाए, इसीलिए सामने देखा जाना ज़रूरी होता है। ये जल नेति का अभ्यास हम कर रहे हैं, और जल नेति का अभ्यास बहुत आवश्यक है हमारे साइनसाइटिस के लिए, हमारे माइग्रेन पेन के लिए, हमारे को वायरस से सदा बचाने के लिए, नासिका के और भी रोग जिसको हम पॉलिप्स कहते हैं, और भी तमाम तरह की समस्याएं हमारी श्वास नली से संबंधित होती हैं, उन सब को ठीक करने के लिए हमें जल नेति का अभ्यास, आँखों के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, सिर दर्द के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, और तनाव मुक्त होने के लिए, इन सब समस्याओं को दूर करना है यदि, तो हमें जल नेति का अभ्यास प्रतिदिन करना ही चाहिए। जल नेति के अभ्यास से व्यक्ति इन सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ये दूसरे नासिका से कर रहे हैं, गर्दन थोड़ी सी और सीधी कर लें, ये जल नेति। ये योग साधक भाई प्रकाश जी योग शिक्षक भी हैं, और आपको जल नेति का अभ्यास सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकली आपको करके बता रहे हैं। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, विश्राम। इस तरह से कपाल भाती भी किया जाता है जल नेति के ठीक बाद, ताकि भीतर हमारा कोई पानी जमा न रह जाए, पानी की एक बूंद भी। इसको खड़े होकर के भी करना चाहिए, खड़े हो जाते हैं ऐसे 90 डिग्री, और ऐसे एक नाक को बंद करके दूसरे से फेंका जाता है पानी को, फिर दूसरे को बंद करके पहले से फेंका जाता है। फिर किसी के सिर में कोई पानी न जमा रह जाए, उसके लिए सिर को ऐसे मारा जाता है, आगे से, दाएं से, बाएं से, पीछे से, सभी ओर से सिर की इस तरह से हल्का हल्का सा मार के इसको ठीक कर देना चाहिए। और जब ऐसा हो जाता है तो हमारे जल नेति का अभ्यास अच्छा हो जाता है। फिर हम दूसरे अभ्यास को देखेंगे, जिसका नाम है सूत्र नेति। सूत्र नेति भी बहुत आवश्यक क्रिया है, और इस सूत्र नेति का जो व्यक्ति अभ्यास करता है, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की नाक की पॉलिप्स बढ़ने की, साइनसाइटिस की, माइग्रेन की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है,
और जब ऐसा हो जाता है तो उसके ईएनटी सिस्टम जब अच्छा हो जाएगा, ईएनटी अच्छा हो जाएगा तो हम सभी तरह से अच्छा हो जाएंगे। कभी हमारे को पुराना जुकाम भी है या अभी जुकाम बार बार होता रहता है तो वो सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। हमें सूत्र नीति का अभ्यास के लिए सबसे पहले एक कैथेटर चाहिए होता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, और जब वो कैथेटर होता है तो उसको पहले ऐसे तेल में भिगो देते हैं। पहले उसको अच्छे ढंग से पानी में साफ़ कर लिया जाता है, फिर पोंछ लिया जाता है, फिर तेल में ऐसे भिगो देते हैं। तेल में जब ये भीग जाता है तो फिर इसको एक नासिका से धीरे धीरे अपने प्रवेश करवाया जाता है। पहले राइट से अथवा लेफ़्ट से किसी से भी हम करवा सकते हैं। तो अच्छे ढंग से धीरे धीरे मुंह को थोड़ा खोल के और ऐसे प्रवेश करवाते हैं, बिल्कुल सावधानी से। ऐसे इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी मार्गदर्शक के, प्रशिक्षक के ही देखरेख में करना चाहिए। आप जल नीति को तो हमारे को देख करके कर सकते हैं टीवी में, लेकिन सूत्र नीति कोशिश करके हमारे मार्गदर्शन में या किसी अच्छे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ऐसे हमने नाक से प्रवेश कराया और मुंह से देखो कैसे बाहर निकाला। अब इसको 2-4 बार हल्का हल्का घर्षण करते हैं। प्रारंभ में घर्षण नहीं करते हैं नए व्यक्ति को तो बस केवल मुंह से डाल के और नाक से डाल के मुंह से निकाल लेना चाहिए। लेकिन इनको चूंकि अभ्यास है इसलिए 4-5 बार ये घर्षण कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे अपने नाक से डाले हुए सूत्र को मुंह से धीरे से निकाल रहे हैं। और फिर इसको पानी में शुद्ध कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं। जब ये अच्छे ढंग से धुलाई हो जाए फिर इसको पोंछ लिया जाता है अपने रुमाल आदि से या किसी से, और फिर इसको तेल में लगा करके वापस से दूसरी नासिका में प्रवेश करवाया जाता है। इसको सूत्र नीति कहते हैं। कैथेटर नीति, रबर नीति आदि आदि नाम से भी ये प्रसिद्ध है, लेकिन सूत्र नीति इसको कहते हैं। सूत्र में एक सूत का धागा होता है, गुच्छा होता है, मोम लगा हुआ होता है और वो अंदर जाता है और फिर अंदर से लेके आता है बहुत सारे कफ को बाहर। इसमें प्रारंभ में बहुत सारा कफ भी बाहर निकलता है और अंदर से सारे सिस्टम जो रुका हुआ है वो ठीक कर देता है। किसी का गला बैठा हुआ है तो उसको ठीक कर देता है। कई दिनों से हमारे गले की स्थिति बिगड़ी हुई होती है तो वो ठीक हो जाती है, हमारे आवाज़ वापस खुल जाती है। ये सूत्र नीति थोड़ा सा 3-4 बार और हम चला रहे हैं। इसको धीरे धीरे ऐसे मुंह से और नाक से हल्का सा ऐसे घर्षण करते जाते हैं और ये चलता जाता है। 3-4 बार जब चल जाएगा तो फिर इसको मुख से वापस बाहर निकाल देते हैं और इसको फिर से जल से शुद्ध कर लेते हैं, पानी से इसको साफ़ कर लेते हैं। और इसको वापस अगले बार प्रयोग के लिए फिर एक बार इसको गर्म पानी में धो के रख लिया जाता है, जिससे कि अगली बार आप इस लोटे का जल नीति के पात्र का और इस कैथेटर का वापस प्रयोग कर सकें। ये ध्यान रखने की बात होती है, बहुत आवश्यक। आपको ये करना ही करना है। अगर आप शुद्ध नहीं करेंगे तो अगली बार आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से ये जल नीति हमने की, एक सूत्र नीति हमने कर ली, ये ऐसे सुरक्षित करके रख लिया। अब सूत्र नीति कर ली। अब इसके बाद अंदर यदि और थोड़ा जल आदि रह गया हो तो इसको फिर से कपालभाति करके हम बाहर निकाल देते हैं। खड़े हो जाएंगे 90 डिग्री के ऐसे पोस्चर में हम खड़े हो जाएंगे, जैसे बिल्कुल कमर ऐसी झुकती हुई हो, और श्वास पूरा बाहर निकालते रहेंगे, दोनों नासिकाओं से बाहर फेंकते रहेंगे। हाँ, ऐसे कफ रिलीज़ होता है। कफ रिलीज़ होगा तो उससे निकालना है हमें, रुमाल से, कपड़े से अथवा किसी भी उससे। और कफ रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि ये कफ निकालने के लिए ही है, कफ के निष्कासन के लिए ही है, कफ दोष की शुद्धि के लिए है और उससे निकलना ही चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत भी जमा होता है निकलता है, किसी के बहुत ज़्यादा होता है तो निकलता है, किसी के उल्टी आके निकलता है। किसी भी तरह से उसका कफ जो है उसका शमन होना चाहिए। कफ का शमन नहीं हो रहा तो कफ से उत्पन्न होने वाले रोग पैदा हो जाते हैं और उनका फिर जुकाम कभी ठीक नहीं होता। इसीलिए हमें जल नीति, सूत्र नीति हमेशा करना ही चाहिए। ये हमारे इस सारे तंत्र को ठीक रखती है, ईएनटी को। और देख लेते हैं एक बार और, जोर लगा के बाहर निकालें इसको। बहुत सुंदर। और जब लगने लगे कि हाँ अब सारा हमने कफ को बाहर निकाल दिया, अब कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं है, कोई पानी की बूंद भी जमा नहीं है, तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं और अपने स्थान पर हम लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद हमें
जिसको हम कहते हैं तेल नेति। तो तेल नेति या नस्य कर्म हमें आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। तो हम नस्य कर्म करने के लिए बादाम रोगन से इसको कर सकते हैं। हम बादाम रोगन की बजाय दूसरे तेल से भी इसको कर सकते हैं, जिसका नाम अणु तेल है। अब तो आयुष विभाग ने भी अणु तेल का निर्माण किया है, पतंजलि से भी अणु तेल आता है। तो नस्य कर्म हमें अभी वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें हमें अणु तेल से नस्य कर्म करना चाहिए। तो अणु तेल से करने के लिए पहले हमें हमारी गर्दन को ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारे जो नासिका के दोनों छिद्र हैं ऐसे ऊपर की तरफ 90 डिग्री स्थिति वाले हो जाए। और फिर अणु तेल की 1 से 2 बूंदें हमें एक नासिका में ऐसे टपकानी होती है, ये 1 और ये 2, और अच्छे ढंग से अंदर तक उतर जाए। फिर उसके बाद दूसरी नासिका में 1 और ये 2, ये भी अंदर तक उतर जाए। तो पहले थोड़ी देर इसका इंतज़ार करते हैं कि धीरे धीरे अंदर जाए। फिर इंतज़ार करने के बाद राइट को बंद करते हैं, लेफ़्ट से अंदर खींच लेते हैं। श्वास पूरा अंदर खींचते खींचते तेल अंदर उतर जाएगा। फिर लेफ़्ट को बंद करके राइट से अंदर खींच लेते हैं और फिर थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। बादाम रोगन ये तेल इम्यूनिटी कैसे बढ़े, कोरोना काल में कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने नाभि के अंदर हमें बादाम रोगन के कुछ बिंदुओं को, कुछ बूंदों को टपकाना होता है। आप इसमें घी ले सकते हैं गुनगुना करके, देसी घी ले सकते हैं। आप इसमें नारियल का तेल भी ले सकते हैं, सबके अलग अलग गुण हैं। और बस छोड़ देंगे। ये भी ऐसा करें कि रात्रि काल में हम सोते समय इसको टपका दें। ये हमारा बादाम रोगन हो गया। इसी प्रकार से इसको सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन रोज़ डालें, और नारियल का तेल डाल सकते हैं और गुनगुना घी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा कर लिया और धीरे धीरे करके हम अपने आसन में उठ करके बैठ जाएंगे। जब इतना हो जाए, इतना होने के बाद हमें फिर बैठ करके थोड़ी देर कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति योग करें, बुद्धिमत्ता पूर्वक करें। आंखें बंद हमारी हो जाएंगी, बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक कपालभाति के अभ्यास को हम कर रहे हैं। इस कपालभाति के अभ्यास को करते हुए हर बार विचार कर रहे हैं कि यदि भीतर हमारे कुछ पानी जमा है तो वो बाहर निकल जाए। जब बादाम रोगन को डालते हैं नाक में, तो बादाम रोगन भी हम डाल सकते हैं। माइग्रेन पेन और सिर दर्द वालों को सबको बादाम रोगन का प्रयोग करना चाहिए। जिनकी याददाश्त बढ़ानी है, याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोग, तो याददाश्त बढ़ाने के लिए भी बादाम रोगन का प्रयोग बहुत अच्छा है। तो इतना प्रयोग यदि रोज़ कर लेंगे, इतना यदि हमें अभ्यास हो जाएगा, तो अच्छे ढंग से हमारे शरीर से कोरोना दूर रहेगा। क्योंकि हमने अपने ENT सिस्टम को अच्छा बना लिया और कोरोना का प्रवेश द्वार है ENT। विशेष करके हमारे नाक से, हमारे मुंह से ही अंदर जाता है। तो इससे हमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज विशेष अभ्यास जल नेति और सूत्र नेति का और नस्य कर्म का देखा। और उसके बाद हम कपालभाति, ये आवश्यक क्रिया है, ये पूरा सेट है। यदि इनको अच्छा करेंगे, चारों को एक साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। और यदि सूत्र नेति नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, तो जल नेति के बाद पूरा पानी बाहर निकालने की क्रिया हो जाए और उसके बाद हमें इसको नस्य कर्म करके और फिर कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो ये आवश्यक कर्म है। यदि हम इनको इस कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में करेंगे, और नस्य कर्म बहुत आवश्यक है। नस्य कर्म यदि नहीं करेंगे आप, तो आपके नासिका के द्वारों पर कोई भी वायरस, कोई भी विषाणु चिपक करके आपके लंग्स में इन्फेक्शन फैला सकता है, और वो फैला करके आपको कमज़ोर बना सकता है, आपके लंग्स में ऑक्सीजन लेवल को कम कर सकता है, एल्वियोलिस को जकड़ सकता है और आपकी श्वासों की क्षमता को कम करके बिल्कुल स्थिति डाउन कर सकता है। इसीलिए आपको रोज़ योग करना है। मैं इसीलिए शीर्षक भी हमारे कार्यक्रम का यही रखता हूँ कि योग करें, अपनी शक्ति बढ़ाएं, योग अपनाओ, कोरोना भगाओ। ये हमने कपालभाति, इस जल नेति और सूत्र नेति के बाद हमने किया। रिलैक्स, विश्राम, पैरों को सामने की ओर खोल के बैठ जाएं, अपने बिल्कुल रिलैक्स हो करके।
आज हम कुछ विशेष अभ्यास जानेंगे, जो विशेष अभ्यास हमें कोरोना काल में रोज करने चाहिए। तो रोज कौन कौन सी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, वो प्रैक्टिसेस आज हम देख रहे हैं। तो कुछ तो हमने खड़े खड़े देखी, अब कुछ बैठ करके देख रहे हैं। उस बैठ करके देखने वाली क्रियाओं में विशेष रूप से सबसे पहली क्रिया है जिसको हम वक्रासन कहते हैं। दाएं पैर को हम ऐसे मोड़ लेते हैं, राइट लेग को ऐसे घुटने से बैंड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड को उठाएं और अंदर से लगाएं और राइट हैंड को थोड़ा पीछे की तरफ इतना लगाते हैं कि कोहनी हमसे छू जाए, और श्वास पूरा बाहर और पीछे घूम जाए। थोड़ी देर रुकें, वहीं रुक जाएं। प्रयत्न पूर्वक पूरी ऊर्जा लगा करके वहीं स्टे होल्ड करते हैं, जल्दी से वापस नहीं आते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास सामान्य कर लेंगे। अब दूसरे पैर से इसको कर लेंगे। लेफ्ट वाला घुटना बैंड करेंगे और राइट हैंड को उठा करके हम ऐसे अंदर से लॉक लगा के जाएं। पीछे वाला हाथ ज़्यादा दूरी पर ना हो, ज़्यादा पास में भी ना हो, कोहनी हमसे छूती भी रहे। श्वास पूरा बाहर, पैर हाथ को और थोड़ा पीछे ले जाएं, पीछे, और श्वास पूरा बाहर और अधिकतम घुमाएंगे, वहीं रोकेंगे। पीछे ही हमारी दृष्टि होगी। और फिर वापस धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे। इस संकट काल में एक और विशेष अभ्यास है जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो राइट लेग को वापस से वहीं मोड़ करके वहीं रखेंगे और फिर इसको क्रॉस में लगा देंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन, और लेफ्ट वाले को पूरा घुमा देंगे, पीछे ले जाएंगे और इस प्रकार से जाएं। लेफ्ट वाले हैंड को ऊपर उठाएं और अंदर से लगाएं, और राइट हैंड को पीछे, दाएं हाथ को इस तरह से पीछे लगा देंगे। इसको मत्स्येंद्रासन कहते हैं। और जब इसका हाथ पीछे रखने में आ जाता है जमीन पे, तो उसको अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं। जैसे वक्रासन में था, यदि वैसे रख लेंगे तो वो अर्ध मत्स्येंद्रासन हो जाएगा, और ऐसे पूरा समेट देंगे तो मत्स्येंद्रासन हो जाएगा। और फिर पूर्ण मत्स्येंद्रासन और कठिन होता है। तो ये दो आसन जितने हमसे हो जाएं उतने हमें करने ही करने होते हैं। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए, फिर से श्वास बाहर जाएगा और दूसरे पैर से इसको करेंगे। लेफ्ट वाले को बैंड करें और दूसरी तरफ लगाएं इस प्रकार से, और धीरे धीरे वापस उसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। पूरा श्वास बाहर और पीछे घूम जाए। चेहरा बिल्कुल तनाव मुक्त रखें। प्रसन्न चित्त स्थिति में एक एक क्रिया को हम कर रहे हैं। श्वास पूरा भरते हुए वापस आ जाए। बैठ करके करने वाली क्रियाओं में हम पुष्पासन, पहले वज्रासन में आ जाएंगे। हमें पेट को भी अच्छा रखना है। पेट अच्छा रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी बूस्ट होगी। तो इम्यूनिटी बूस्टर योगा, योग हमारी इम्यूनिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हमें देखना है, करना है रोज। हमारी इम्यूनिटी के साथ हमारी रेजिस्टेंस पावर, हमारी वाइटल फोर्स एंड हमारी स्ट्रेंथ, सभी मांसपेशियों की बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले हम मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं। मंडूकासन के अभ्यास को करने के लिए दोनों हथेलियों के मुट्ठियां बना लेंगे और अंगूठा इनमें थोड़ा सा अंदर होगा और अंगूठे का मूल भाग जो है वो बाहर दिखता हुआ रहेगा। और इन मुट्ठियों को अपने पेट पर रखेंगे, खड़ी करके रखेंगे। श्वास बाहर और पेट को अंदर चिपका देंगे और ये फिट हो जाएंगी। फिर पूरा आगे की तरफ झुकते हैं, कोशिश करते हैं नितंबों को एड़ियों से लगा के ही रखें। ये मंडूकासन का अभ्यास होगा। मंडूकासन के अभ्यास को हम थोड़ी देर रोक करके हर बार मुट्ठियों को अंदर की तरफ गहराई में और गहराई में लेते जाएं, छोड़ते जाएं और बिल्कुल अंदर तक छोड़ते जाएं, मतलब अंदर तक ले जा करके वहीं रोक दें। मंडूकासन ये भी हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है।
बहुत आवश्यक क्रियाओं में प्रतिदिन करने योग्य क्रियाएं आज आपको बता रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और इसी क्रिया को अब सामने से भी देख लेते हैं इसी को। तो ऐसे सामने से हम देख रहे हैं, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे, मुट्ठियां ऐसे खड़ी करके ऐसे लगा देंगे जैसे फिट हो जाए पैर पीठ में। पेट पूरी तरह से अंदर चिपक जाएगा पीठ से, श्वास पूरा बाहर होगा और बाहर ही रोक कर रखेंगे। और आगे की तरफ हम झुक जाएं, थोड़ी सी गर्दन भी हल्की सी नीचे कर लेंगे, समानांतर होगी कंधों के। और अधिकतम पेट को हम अपनी मुट्ठियों से दबाते जाएं, रोक करके रखें, वहीं पर रोक कर रखें। और चेहरे पर तनाव ना रखें, तनाव मुक्ति की स्थिति रहे। हमारे मंडूकासन की प्रैक्टिस को हम रोज़ करेंगे तो डायबिटीज़ के जितने भी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उन सब पेशेंट्स को विशेष लाभ होता है मंडूकासन के विशेष अभ्यास, रोज़ के अभ्यास से। इसको 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट तक का अभ्यास रोज़ करना चाहिए हमें, जिससे कि हमारे को पेट से, डायबिटीज़ से वापस आ जाएंगे। पेट की समस्याओं से और डायबिटीज़ से हमें मुक्ति मिल जाए। और हमें डायबिटीज़ वालों को विशेष अभ्यास क्या करना चाहिए, घरेलू प्रयोगों में घर में सदाबहार का एक पौधा लगा लें, साइड में बैठ जाएंगे, साइड ले करके सदाबहार के पौधे को, सदाबहार के पौधे को हम रोज़ ले आएं और रोज़ उसके पत्तों को हम अपने 5 फूलों को, पत्तों की बजाय फूलों को, इन 5 फूलों को रोज़ लेकर के धो लें। और जैसे ही धोएं तो इसको रोज़ हमें खाना है, चबा चबा करके। जितने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए हमें रोज़ सदाबहार के फूल हमें सबको आसानी से मिल जाते हैं। ये है सदाबहार के फूल। ये सदाबहार के फूलों को प्रतिदिन आपको सेवन करना है। और जब इन सेवन किए हुए फूलों को आप अपने शरीर में अंतर देखेंगे इसका, तो आपकी डायबिटीज़ मेंटेन रहेगी। आपको रोज़ ऐसे डायबिटीज़ के सभी पेशेंट्स को आपको इसको लेना ही लेना है। आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 5 फूलों को आपको लेना चाहिए। तो इन 5 फूलों का डायबिटीज़ से बड़ा गहरा नाता है। आपको बहुत बढ़िया दवाई बता दी डायबिटीज़ के लिए। और अब हम करेंगे उष्ट्रासन। वज्रासन में हम बैठे हैं और उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, 3 आसनों को करेंगे हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो घुटनों के बल धीरे धीरे खड़े हो जाएं। और जैसे ही हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये हमारी तैयारी की स्थिति हो जाती है अर्धचंद्रासन के लिए। एक हाथ को और दूसरे हाथ को दोनों भुजाओं पर इस प्रकार से रखते हैं और धीरे धीरे श्वास को पहले पूरा भर लेते हैं। और पूरा भरने के बाद धीरे धीरे ऐसे पीछे हो जाते हैं। अधिकतम जितना हम हो सकते हैं उतना पूरा होकर के वहीं रुक जाते हैं। और श्वास छोड़ करके वापस आ जाते हैं। फिर से श्वास पूरा भरते, फिर से वापस। ये अर्धचंद्रासन का अभ्यास हम देख रहे हैं। इस अर्धचंद्रासन के अभ्यास को रोज हमें करना है। वापस रिलैक्स, वापस बैठ जाए अपने वज्रासन में। ये पहला हमने देखा, क्योंकि लंग्स को मजबूत बनाना है। ये आपको रोज करना है। जब लॉकडाउन है उसके बाद भी वैसे भी करना है, सबको करना है, क्योंकि हमारे फेफड़े अच्छे होंगे। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम, ओज से मस्तक दम काती, सर्व रोग हरि कपाल भाती। ऋतु जी, जया जी, सुनील जी, हमारे दर्शकों में गौतम जी, मनीष जी नामा, राकेश जी सामरिया, आप सबका इस स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में स्वागत है। ये सदाबहार का पौधा ऐसा होता है, इसमें इस प्रकार से पौधे, पेड़ लगते हैं, फूल लगते हैं। और इन्हीं पत्तों को, इन्हीं फूलों को आपको तोड़ना है। पत्तों की आवश्यकता नहीं है, पत्तों का प्रयोग हम दूसरे कार्यक्रम में बताएंगे।
आज तो केवल हम फूलों का प्रयोग बता रहे हैं। डायबिटीज़ के लिए फूल अमृत हैं, रोज़ आपको इनको सेवन करना ही करना है। तो इस तरह से हमने एक आसन को देखा। दूसरे आसन को हम देख रहे हैं जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। फिर से अपने घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे और घुटनों के बल खड़े होकर के धीरे धीरे अपने हाथों को, हथेलियों को अपने कमर पर लगाएं खड़ी अवस्था में, और श्वास पूरा अंदर भर के पूरी तरह से पीछे इस कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे। अर्ध उष्ट्रासन दोनों को मिलाने की, यदि ये मिल जाए तो बहुत अच्छा। जब पूर्ण उष्ट्रासन होगा उसमें थोड़ा अंतराल छोड़ते हैं। लंग्स पूरे अंदर की तरफ, क्योंकि श्वास पूरा हमने अंदर भर रखा है, लंग्स पूरे फैले हुए हैं, और श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाएंगे। ये हमारा अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास हुआ। वापस बैठ जाएंगे। इसको भी 2-2, 3-3 बार आपको प्रतिदिन करना ही करना है। फिर से वापस अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे और धीरे से श्वास को पूरा भरेंगे और श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे। अब श्वास बाहर छोड़ने के साथ इसको कर रहे हैं। नमस्ते जी, ओम। सुशांत जी, आप सबका, दर्शकों का, सभी का स्वागत है। श्वास फिर से भरते हुए फिर वापस आ जाएंगे। तो एक बार हमने श्वास भरने के साथ इसका अभ्यास किया और दूसरे बार श्वास खाली करने के साथ किया। तो दोनों तरह से हमें करना चाहिए, जिससे लंग्स का दोनों तरह से अभ्यास हो जाए। और अब तीसरा अभ्यास, तीसरा आसन हम करेंगे जिसका नाम है पूर्ण उष्ट्रासन। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं ये आसन रोज जो कर लेगा उसके कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, और आती होगी तो वो ये करके ठीक कर सकता है। फिर से ऊपर वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, पहले बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद स्थिति बनाएंगे। पैरों में थोड़ा फासला और एड़ियों पर अपने हाथों को लगा देते हैं। पूरा शरीर ऐसे मुड़ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसको उष्ट्रासन कहते हैं। उष्ट्र यानी ऊँट को कहते हैं। तो ऊँट यदि हमारा जिस प्रकार की आकृति को लिया हुआ होता है, उसी आकृति के कारण से इस आसन का नाम उष्ट्रासन पड़ा है। और थोड़ी देर रोकेंगे इसको, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरी बार हम इसको श्वास भरने के साथ जाएंगे। अभी श्वास खाली करते हुए गए थे, अब फिर से अपनी स्थिति में आ जाएंगे। श्वास पूरा भरेंगे, गहरा भर लेंगे, और धीरे धीरे बारी बारी से एक एक हाथ को हम एड़ियों पर ले जाएं। पैरों में थोड़ा फासला और पैरों के पंजों से ऐसे लॉक लगा के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से होगा। और इसी स्थिति में हम रुके रहें। ऑक्सीजन की कमी, स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर लाइव रोज़ 6:30 बजे का ये योग का प्रोग्राम है। कल हम यज्ञ को कैसे किया जाता है, बच्चों के लिए योग क्या होता है, वो हम कल से परसों जानेंगे। और वापस आ जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए। इस तरह से हमारा ये उष्ट्रासन का। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे। ऑक्सीजन बढ़ाने के और कौन कौन से आसन हो सकते हैं और कौन कौन से पोस्चर हो सकते हैं, उनको हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले अपने हथेलियों को अपने ठोड़ी के नीचे ले आएं, एक के ऊपर दूसरी रख लें और रिलैक्स हो जाएं। पैरों में थोड़ा फासला, धीरे धीरे शरीर ढीला छोड़ देंगे। मकरासन की स्थिति इसको भी कहते हैं। मकरासन में आराम कर सकते हैं। इसमें दाएं बाएं करवट, ये विश्राम की स्थिति है, कहीं भी दाएं या बाएं करवट ले सकते हैं। ये हमारा मकरासन। अब हम तैयारी की स्थिति में आते हैं, जिसमें सबसे पहला आसन है ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का। वो आसन है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन। दूसरा आसन है धनुरासन। तो भुजंग आसन को हम कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों हथेलियों को अपने कंधों के ठीक नीचे लगा देते हैं, और कंधों के नीचे लगा करके श्वास पूरा भर के पैरों के पंजों को हमें हमेशा पीछे खींच करके ही रखना है। और कोशिश ये करने की ज़्यादा से ज़्यादा पास रहेंगे, और नाभि तक के शरीर को ऊपर उठा लेते हैं और रोक कर रखते हैं। दृष्टि हमारी आकाश की ओर होती है और वहीं पर रोक कर रखें।
बिल्कुल दृष्टि हमारे आकाश की ओर, लंग्स को पूरा भर करके हमने उठा रखा है और बिल्कुल मोड़ रखा है अपने स्पाइन को, और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा और मैट पर आगे की ओर खिसक जाएं, जिससे कि हम पूरी तरह से मैट पर रहें। और फिर से अब इसको ज़्यादा देर रोकेंगे। श्वास पूरा भरें और पूरी तरह से उठाएं। परसों के कार्यक्रम में आपको प्रोन वेंटिलेशन सिखाएंगे कि कैसे प्रोन वेंटिलेशन, लेकिन हमारे पास यौगिक उपाय इतने सारे हैं कि हमें प्रोन वेंटिलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको प्रतीकात्मक रूप से परसों सिखाएंगे कि प्रोन वेंटिलेशन, जिसका अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों के लिए, उसको कैसे किया जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी इससे पूरी हो जाती है। ये बहुत अच्छी क्रिया है। वापस श्वास छोड़ते हुए सबसे उत्तम क्रिया ऑक्सीजन बढ़ाने की भुजंग आसन और धनुरासन। और दूसरे नंबर पर जो आपको पहले बताई है, जिसका नाम है उष्ट्रासन। चलिए तीसरी बार पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे हम। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, श्वास पूरा भरें और पूरी तरह से ऊपर उठाएं। थोड़ी देर इसको रोक करके रखते हैं। थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन इस कष्ट को थोड़ी देर बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आपको फिर फल भी तो चाहिए। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके वापस अपने स्थिति में आ जाते हैं। और जो स्वस्थ लोग हैं वो इस भुजंग आसन के पहले और दूसरे दोनों अभ्यासों को हम कर सकते हैं। करेंगे स्टार्ट। पहले अभ्यास को करने के लिए हथेलियाँ कंधों के नीचे, श्वास भर के, व्यायाम की तरह से श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। ऐसे लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए वापस रिलैक्स, आराम की स्थिति में। जब थक जाएं तो बालासन में हम आराम कर सकते हैं। बालासन, और इस ओर भी बालासन, इस ओर से भी, दूसरी ओर से। ये बालासन है, इसमें शरीर बिल्कुल ढीला छूट जाता है, आंखें कोमलता से बंद होती है, पूरा शरीर रिलैक्स होता है, कहीं पर कोई खिंचाव तनाव नहीं होता, लंबी लंबी श्वासें भरी जाती है। तो ये बालासन, रिलैक्सेशन। और अगला अभ्यास जिसको हम कहते हैं धनुरासन का, उस धनुरासन में आने से सबसे पहले स्थिति बनाते हैं आने के लिए, पैरों को धीरे धीरे मोड़ते हैं, दोनों हाथों को ऐसे ले जाते हैं और टखनों से पकड़ लेते हैं। कोशिश करते हैं टखनों को अपने हाथों से पकड़ लें। श्वास पूरा अंदर भर लें और धीरे धीरे पैरों को, हाथों को ऐसे जोर दे करके उठाते हैं जिस तरह से धनुष की आकृति होती है, करीब करीब वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। पूरा खिंचाव लाते हैं, और जब ये पूरा खिंचाव आता है तब हमारे लंग्स बहुत अच्छे ढंग से एक्सपैंड भी होते हैं। हमारे पेट का अच्छा व्यायाम होता है, हमारे कंधों का होता है, हमारी गर्दन का होता है, हमारी श्वास प्रणाल का होता है, हमारी आहार नाल का होता है, और हमारे नासिका, हमारी श्वास की नली, हमारे लंग्स, ये सब तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके रिलैक्स हो जाते हैं धीरे धीरे। ये हमारा धनुरासन का अभ्यास है। जब भी आपके किसी परिचित में, जब भी आपके किसी परिजन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इन अभ्यासों को कराएं, आपको तुरंत ही ऑक्सीजन बढ़ावा मिलेगा। फिर से श्वास भर के धनुरासन को देख रहे हैं, कर रहे हैं। हम इसमें कोशिश करें तो हम इसमें अंगूठा पकड़ के भी कर सकते हैं, और हम टखनों से भी कर सकते हैं। तो अंगूठा पकड़ के दूसरा अभ्यास, श्वास पूरा लें और पूरा उठाने का प्रयास। बहुत सुंदर धनुरासन का अभ्यास देख रहे हैं, और इस धनुरासन के अभ्यास को लगातार यदि हम 2 से 5 बार करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है। जब तक बढ़ाएंगे तब तक आप इस आसन को करते रहें। 4, 5, 6, 7 बार में आपका ऑक्सीजन लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है।
और ऑक्सीजन को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। ऑक्सीजन परमात्मा ने खूब दे रखा है, आपको इधर उधर परेशान नहीं होना चाहिए। वापस रिलैक्स विश्राम बालासन में आराम करें। ये हमने कुछ विशेष अभ्यास किए। बालासन में अपने शरीर को शिथिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और दूसरी ओर से भी आराम करने में और अब धीरे धीरे अपने पेट के बल हम आ जाएंगे। पेट के बल आने के बाद धीरे धीरे पेट के बल हम आ गए थे और पेट के बल सारे अभ्यास हमने कर लिए। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल धीरे धीरे बाईं करवट से और अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। और सबसे पहला हम अभ्यास करेंगे अपने ऑक्सीजन लेवल को, अपने इम्यूनिटी को, दोनों को ही बढ़ाना है हमें। अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला अभ्यास हम जिसको कहते हैं उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को बिल्कुल पास में कर लेते हैं, दोनों हथेलियां जमीन से लग जाती हैं, कमर से थोड़ी सी पास में, और श्वास पूरा अंदर भरते हैं, अंदर ही रोकते हैं और पंजों को ऐसे पैरों को उठाते हैं थोड़ा नीचे 30 to 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री के कोण तक अपने पैरों को ऐसे ले जाते हैं और रोक देते हैं। और जब ये रुक जाते हैं तो थोड़ी देर उसको रोक के ही रखते हैं। फिर थोड़ी देर वहीं रुकें और फिर अपनी क्षमता पूरी होने पर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ करके पैरों को नीचे ले आते हैं और विश्राम। फिर से श्वास अंदर भरें और फिर से ऊपर उठाएं पैरों को और वहीं रोकें। पंजों को खींच कर रखें पूरी तरह से, खिंचाव, तनाव, और श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे वापस। इसका समय बढ़ाते बढ़ाते हमें आधे मिनट से 1 मिनट तक भी ले जाना चाहिए। प्रारंभ में ये 10 सेकंड ही हो पाता है, इसीलिए आप जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए सीखने वाले लोग हैं, सभी उनको हम बता रहे हैं कि 10-15 सेकंड से आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्षमता आपको बढ़ानी चाहिए। फिर दूसरा अभ्यास एक पाद अर्ध हलासन हम करते हैं। एक पैर को 90 डिग्री तक ले जाते हैं बिल्कुल सीधा, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके वापस ले आते हैं। फिर से श्वास भर के दूसरे पैर को ले जाते हैं, हथेलियाँ कमर के पास बिल्कुल ऐसे ही लगी रहती हैं। श्वास भरते छोड़ते, भरते छोड़ते, भरते छोड़ते, बारी बारी से लेते जाएं, लाते जाएं और छोड़ते जाएं। श्वास के साथ में एक एक अभ्यास हमारा चल रहा है। अब जल्दी जल्दी इसको चला लेंगे लंबे लंबे श्वास के साथ। पूरा पूरा नीचे लाएंगे, पूरा पूरा ऊपर, और रिलैक्स विश्राम। अब बाईं करवट लेकर के हम अपने स्थान पर उठ करके बैठ जाएंगे। और प्राणायाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अब हम दोनों को देख रहे हैं, दोनों ही लोग हम प्राणायाम करेंगे। पद्मासन लगा करके अथवा कोई भी एक सुखासन लगा करके प्राणायाम का अभ्यास अच्छे ढंग से प्रतिदिन हमें करना ही चाहिए। प्राणायाम के लिए भस्त्रिका हम रोज़ आपको 5 प्रकार के भस्त्रिका बताते ही हैं, और वही 5 भस्त्रिका हम कर रहे हैं। सबसे पहले
जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, बहुत दुर्बल हैं, वे लोग सभी धीरे धीरे करना। ब्लड प्रेशर बढ़ता है ज़्यादा, हाइपरटेंशन ज़्यादा है, ज़्यादा सिर में चक्कर आते हैं, वे लोग आंखें खोल करके करना, आंखें बंद करके मत करना, और धीरे धीरे करना। और ये दूसरा, जिनके साथ ये सब समस्याएं नहीं है, वे लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तीसरा, ऐसे तीसरा अभ्यास। चौथा, ऐसे सीधा केंद्रित। पांचवा, और फिर वापस 1 नंबर का धीरे धीरे श्वास। कैसे जब विश्राम आ जाता है, पांचों प्राणायाम पूरे हो जाते हैं। फिर अनुलोम विलोम कर ले, टाइट को बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर, एक हाथ को ध्यान मुद्रा में लगा, और लेफ्ट से ही फिर भरे, और राइट से बाहर, फिर राइट से भरे, फिर लेफ्ट से बाहर। बहुत गहरा बनना है और बहुत ही गहरा बाहर छोड़ना है। करते रहे प्राणायाम। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहें। प्रकाश जी कैमरा संभालो, मेरे को केंद्रित कर। प्रकाश जी कैमरे पे जाओ, जूम दिखाना है मेरे को। लगातार लंबे लंबे श्वास के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, बिना रुके, भजन के साथ कर रहे हैं। आप प्राणायाम करते रहें, भजन भी सुनते रहें। वैज्ञानिक ढंग से परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना कैसे की है, एक हाथ से करते रहे लगातार। ये थक जाए तो दूसरा, दूसरा थक जाए तो पहला। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर। प्राणायाम करते रहे। सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर मशीनें, कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की,
तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूँ में न चावल में न सब्जी में न दालों में, न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है, शरीर में खून बनता है। विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, नसों का जाल फैला है। 72 करोड़ 72 लाख 10,102 नस नाड़ियाँ पूरे शरीर में पाई जाती हैं। ये सब शुद्ध हो जाती है अनुलोम विलोम करते रहेंगे। करोड़ों नाड़ियाँ इसमें नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर। इतने प्राणायाम और ऐसे शुद्ध सात्विक दिव्य भावों के साथ यदि रोज हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा मन भी बड़ा सुंदर हो जाता है। अनुलोम विलोम को पूरा करके हास्यासन के लिए तेज एक्यूप्रेशर का अभ्यास, लंबे श्वास पूरा भर के, मन में प्रसन्नता, चेहरे पर भी मुस्कान और हंसी लगाएंगे। ठहाका पूरा लंबा, ओ जल्दी से इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ाएं इसकी, इसका प्रेशर बढ़ाएं, श्वास भर के ओ पेट पकड़ो, हंसी हमारी ओ ओ और फ्री स्टाइल हंसी श्वास भर के को सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। योग के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल रविवार है, कल हम योग भी करेंगे और यज्ञ भी करेंगे। हवन करने के लिए आपके घर में जो चीज़ें हैं फिर से आज बता रहा हूँ। समिधाएँ यदि लकड़ी पीपल की सूखी मिल जाती है अच्छी बात है, आम की मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं तो बड़ की गूलर की किसी की मिल जाए तो बढ़िया। नहीं मिल पाती तो उपले होते हैं, देसी गाय के गोबर सूखा हुआ, उसको उपले कहते हैं, कंडे वो ले ले में। यदि पहला प्राथमिकता रखें समिधाओं की, लकड़ियों की, वो नहीं मिलती है तो उपले। दूसरा देसी घी। तीसरा देसी घी 100 से 150 ग्राम आपके पास होना चाहिए बर्तन में। तीसरा आपके पास नीम के पत्तों का चूर्ण होना चाहिए, आपके पास लौंग थोड़े से होने चाहिए, आपके पास थोड़ी अजवाइन होनी चाहिए और उसके अलावा थोड़ा कपूर होना चाहिए, थोड़ा गुग्गुल अगर है तो वो होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपके पास हों। गिलोय है तो बहुत अच्छी बात है, गिलोय सूखी टूटी हुई टुकड़े टुकड़े हों। तो कल हम योग भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे। कल का सेशन बहुत स्पेशल होगा, बहुत विशेष कार्यक्रम होगा, इसीलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से कल जुड़ें। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे लाइव फेसबुक स्वामी न्यूज़ अजमेर के इसी पेज पर। आप सबका धन्यवाद और स्वामी न्यूज़ की इस विशेष
टीम का इस पूरे स्वास्थ्य की मुहिम योग व स्वास्थ्य जो इन्होंने कार्यक्रम प्रतिदिन का चला रखा है, स्वामी न्यूज़ चैनल का भी बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सभी दर्शकों का भी आभार। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।